हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी सही से होंगे, मस्ती में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपने पढ़ाई की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए अपने को दो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। वन थिंग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर थिंग इज द एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले हम शुरू करते हैं अबाउट द एरिया वेक्टर। तो चलिए हम पहले कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं अपना एरिया वेक्टर, देन वी विल प्रोसीड फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं पहले एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे अपने को बार बार यूज करनी है इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले इसी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर बोले कि भाई कोई भी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास होती हैं दो चीजें, इट हैव मैग्नीट्यूड एंड इट हैव डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की भी बात करेंगे तो एरिया वेक्टर के पास भी क्या होंगे, दोनों ही चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो कैसे बताएं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देता है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया है एक वेक्टर क्वांटिटी हैविंग, क्या क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके भाई, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो आप जो अब तक निकालते आए थे, किसी भी ज्योमेट्री का आपके पास मैग्नीट्यूड निकालना, मान लीजिए आपके पास सर्कल है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगल है साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। तो जो मैग्नीट्यूड की प्रक्रिया है वो वही है जो आज तक हमने पढ़ी है। बट अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे मिलेगी इस एरिया वेक्टर के, अपने को देखना प्लीज। यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड, इट इज सिंपली एरिया ऑफ द ज्योमेट्री। जो भी ज्योमेट्री आपके पास है, कोई भी ज्योमेट्री आपके पास है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, सर्कल के लिए बात करें, सर्कल के लिए क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर को अगर समझें तो उसके लिए क्या हो जाता है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर फ्लैट सरफेस और टू डायमेंशनल सरफेस। आपके पास फ्लैट है, लाइक यू हैव डिस्क, यू हैव रेक्टेंगल, यू हैव स्क्वायर। ऐसे सरफेस अगर आपके पास है तो वहां पे क्या करना होता है, तो इसको ड्रा करके देखते हैं प्लीज। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये कोई सर्कुलर डिस्क है, समथिंग लाइक दैट वन। ये अपने पास डिस्क हो गई है। इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मान लेते हैं इसका एरिया हो गया ये, तो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा रहेगी नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। कोई भी सरफेस है, मान लेते हैं ये अपने पास, दिस इज आवर व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड इट इज ए सरफेस, यू कैन सी रेक्टेंगुलर सरफेस।
तो इसके बारे में अगर बोले कि इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, तो इसका जो नॉर्मल रहेगा सरफेस के, ये नॉर्मल हो गया हमेशा, ये क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑफ ए एरिया वेक्टर। ठीक है, नाउ प्लीज अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आ जाता है अपने दिमाग में कि भाई कोई भी सरफेस है, यू हैव एनी फ्लैट सरफेस, इट के पास नॉर्मल दो हो जाते हैं, एक नॉर्मल इधर को कह देते हैं और एक नॉर्मल नीचे को भी आ सकता है, दिस इज N2। ठीक है, तो इस सरफेस के पास दो नॉर्मल हो गए, एक नॉर्मल हो गया, ऐसे कोई रखा हुआ है सरफेस, एक नॉर्मल ऊपर को हो गया, एक नॉर्मल हो गया नीचे को। तो बोले कि किसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर करें, तो यहाँ पे सिंपल कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, सिंपल सी बात ये करनी होती है, यू कैन टेक एनीवन, आप या तो N1 को लीजिए या क्या लीजिए N2 को लीजिए, और जब आप प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी को पकड़ के रखिए, हर जगह उसी को लेना होता है। ठीक है, अगर आपने N1 को डायरेक्शन को लेके चला है तो उस N1 को ही रखना होता है हमेशा। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारे पास फ्लैट सरफेसेस की। अगर अपने पास सरफेस हो जाए कर्व्ड और यू कैन से इट इज 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल सरफेस के केस में क्या करेंगे, तो यहां पे लिख लेते हैं इसके बारे में, टेक एनी नॉर्मल but use it for whole problem। पूरी प्रॉब्लम में या N1 को लिया है तो N1 को ही कंसीडर करना है, N2 को लिया है तो N2 को ही कंसीडर करना है। ये नहीं कि एक स्टेप में अपने N1 को कंसीडर कर लिया, दूसरे स्टेप में अपने N2 को कर लिया, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात ये कहती है कि भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस की हमेशा क्या रहने वाली है, नॉर्मल रहने वाली है, ये सरफेस के इधर को हो जाएगी। ओके, नाउ प्लीज अब अगर हम बात करें यहाँ से कर्व्ड सरफेसेस के लिए और 3 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए, अब अगर हम समझे थोड़ा सा इसको, हमने अलग अलग क्यों डिस्कस किया है। फ्लैट सरफेस के नॉर्मल वेक्टर एक डायरेक्शन एक ही रहती है। अगर इसकी बात करें, ये एक फ्लैट सरफेस है तो इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो हमेशा इधर को ही आएगी, इन दिस साइड देयर ओनली। बट अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेसेस की, लाइक आपने देखी होगी, यू हैव स्फेरिकल सरफेस, लाइक फुटबॉल आपके पास है, फुटबॉल के आप देखना, फुटबॉल के हर जगह जो डायरेक्शन होगी, जो नॉर्मल रहेगी सरफेस के, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को अलग अलग पॉइंट के ऊपर करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर किसके लिए बात कर रहे हैं हम, कर्व्ड और 3 डायमेंशनल सरफेसेस। जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, ऐसे आपके पास कोई भी सरफेस है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ड्रा कर लेते, देखना यहाँ पे प्लीज, मान लेते हैं आपके पास कोई 3 डायमेंशनल सरफेस है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब भी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन होगी, क्योंकि आपके पास क्या हो रही है, जो सरफेस की ओरिएंटेशन है अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं इस पॉइंट के अपने को ऊपर लेना है अपने को, तो यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds, और इसकी यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करके अपने को मिल जाएगी। अगर यहाँ पे बोले यहाँ पे, तो ऐसे ही फिर से छोटा सा एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे इसके नॉर्मल ड्रा करेंगे और ये अपने को क्या मिल जाएगी, अनदर डायरेक्शन ऑफ दिस वन। अगर यहाँ पे बोले तो छोटा एलिमेंट फिर से लेंगे और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे N3। कहने का मतलब क्या है, फॉर कर्व्ड सरफेसेस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे प्लीज, हियर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is at any point is
क्या रहती है, इज नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट के ऊपर भी बात करेगा उसी पॉइंट के ऊपर अपने पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये अपने पास हो गई, इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में हमने बातें किया है। अब यहाँ पे क्या करें, अब यहाँ पे भी सरफेस के ऊपर क्या रहता है, अगर अपने पास क्या हो जाता है, नोट लिख लेते हैं। नोट फॉर क्लोज सरफेसेस। क्या करते हैं, पहली बात यह है, टेक आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज पॉजिटिव, टेक इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज नेगेटिव। ये सरफेस हम बात करें, इस सरफेस के ऊपर जो डायरेक्शन इसके सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल होगी उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अंदर वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। दिस इज अवर साइन कन्वेंशन हियर फॉर द एरिया वेक्टर। प्लीज इसको याद रखना, आगे बहुत काम आएगी ये चीज आपको। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर का आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपने पास मान लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अपने पास ये है कोई, दिस इज x, दिस इज y, और यहाँ पे अपने पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट रखी हुई है। ये साइड है 3 मीटर और ये साइड है 2 मीटर। एरिया वेक्टर बताना है इसका, क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर। भाई एरिया वेक्टर की बात करें तो मतलब उसका बॉडी का मैग्नीट्यूड भी और अपने पास क्या आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन होती है हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होती है। तो इसके बारे में अगर बात करें, जो मैग्नीट्यूड है, अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू में एन कैप। एन कैप इज द नॉर्मल डायरेक्शन और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड करें तो मैग्नीट्यूड तो क्या कहता है, भाई सिंपल एरिया निकाल लो इसका, कितना एरिया हो जाएगा इसका, जो ए मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, इट इज 3 इंटू में 2, इट इज 6 मीटर स्क्वायर। अगर हम एन कैप की बात करें तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी है, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, इस सरफेस के नॉर्मल कौन सी हो गई ये, और ये कौन सी है, इट इज जेड। और जेड की डायरेक्शन में जो नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, उसको हम क्या लिख देते हैं, इट इज के। तो यहां से अपने पास एरिया वेक्टर क्या आ गया, इट इज समवट राइट एज 6 के मीटर स्क्वायर, दिस वन। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें यहां पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को क्या बताता है, कोई भी सरफेस आपके पास है, वेदर इट इज ए क्लोज, वेदर इट इज ए ओपन, किसी भी सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अपने को बताएगा, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द सरफेस।
सिंपली दिस वन इज द स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि भाई किसी भी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस कर रहे हैं वो कहलाती है अपनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या कह देता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस passes through a surface is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कहलाता है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर बोले कि कैसी क्वांटिटी है तो ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। हम इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अगर फिजिकली समझे तो भाई कितनी लाइन उससे पास कर रही है सरफेस से, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस है, वो फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो कितना फील्ड उससे पास करके जा रहा है, कितनी लाइन उसके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, वो क्या कहलाता है अपने को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो हो गई फिजिकली। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली इसको अगर डिस्कस किया जाए, भाई अभी हम बोल रहे हैं कि भाई कितनी लाइन पास करेंगी किसी भी सरफेस के थ्रू, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा भाई, अब इसको समझे कैसे, मैथमेटिकली इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं, देखना ऐसे प्लीज। अगर किसी सरफेस से निकलने वाले लाइन की हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बात डिपेंड कर जाती है कि भाई पहली बात तो ये, वो जिस फील्ड में रखा हुआ है उस फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है या कम है। अगर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उस फील्ड से लाइन क्या निकलेंगी, ज़्यादा लाइन जा रही होंगी। ठीक है, जितना ज़्यादा फील्ड होगा उतनी ही ज़्यादा लाइन की जो डेंसिटी है ना, गिवन एरिया क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक बात भाई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई फील्ड वही है, अब कितनी लाइनें पास करेंगी वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया कितना है। कम अगर सरफेस है तो उससे कम लाइन पास करेंगी, अगर ज़्यादा सरफेस है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लाइन पास करेंगी। गेटिंग? ओके। लास्ट थिंग इज दैट वन, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि भी सरफेस की ओरिएंटेशन क्या है, किस एंगल के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए सन की लाइट रेज आ रही हैं डाउनवर्ड, मान लीजिए आपके पास कोई फ्लैट सरफेस है, मेटल सरफेस है, रखा हुआ है ऐसे। अब सन की जो लाइट रेज आ रही हैं, अब इससे कितनी लाइट रे पेनिट्रेट इसके थ्रू जाएंगी वो डिपेंड करता है कि हमने इसका सरफेस एरिया कितना है। अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लाइट रे ज़्यादा इसके ऊपर आएंगी। अगर इसकी ओरिएंटेशन को अगर लाइट रे मान लेते हैं ऐसे आ रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं, इसकी ओरिएंटेशन ऐसे है, तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास करके जाएंगी, मैक्सिमम सनरेज पास करेंगे इससे। अगर इसकी ओरिएंटेशन हम टिल्ट कर दें, अब लाइन कम हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है मैथमेटिकली 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, फील्ड की स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ द सरफेस एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। ओरिएंटेशन को हम बोल देते हैं एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको, देखना प्लीज क्या हो जाएगा। ए सरफेस प्लेस्ड, अच्छा हम बात कर लेते हैं पहले फ्लैट सरफेस की। यहाँ पे फ्लैट सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एज शोन। देखना यहां से अपने पास क्या है,
ये अपने पास कोई सरफेस है ऐसे, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ जा रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, व्हाट वी हैव, अच्छा इसकी ओरिएंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं प्लीज एक बार, ताकि जनरलाइजेशन हो जाए कंसेप्ट का। ऐसे कुछ अपने पास ये सरफेस रखा हुआ है, इसका सरफेस एरिया कह देते हैं ए है भाई। अब अपने को पता है जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर हमेशा रहता है सरफेस के नॉर्मल रहता है, ठीक है। और ये कह देते हैं कि ये जो एंगल आ गया अपने पास, दिस एंगल इज थीटा। थीटा एंगल किस किस के बीच में है, इट इज बिटवीन ई एंड एन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाई, अपने पास जो फाई ई हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा भाई, देखना यहां से इट इज हो जाएगा ई डॉट ए। ये अपने पास फाई ई की वैल्यू आ गई है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ई डॉट ए होता है ई ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है। वह है थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, ठीक है। नाउ प्लीज, अब यहां से क्या करें, यहां से अगर समझना है इसको तो सिंपल सी बात ये है भाई, तीन बातें हमने की कि ये डिपेंड करता है ई के ऊपर, ए के ऊपर और थीटा के ऊपर। जैसे मान लेते हैं आपके पास फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, इधर को जा रहा है, एक सरफेस है यहाँ पे कुछ ऐसे रखा हुआ है। अगर सरफेस यहाँ पे रखा होगा तो ज़्यादा लाइनें पास करके जाएंगे इससे। अगर फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, ताकतवर ज़्यादा हो जाएगा फील्ड, तो फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा आएंगे मतलब फ्लक्स क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम बड़ा एरिया ले लेते हैं, अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएंगी उसकी जो पास कर रहे हैं उससे। अब हमने क्या किया, इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, ऐसे किसी एंगल पे कर दिया। अब जो इससे लाइन्स आएंगी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, कोई भी लाइन इससे पास नहीं करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इन दैट पर्टिकुलर केस जीरो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है फ्लक्स आपके पास बिटवीन ई, ए एंड थीटा, ओके। तो क्या करें, फ्लक्स थ्रू a surface depends upon three parameters. नंबर वन तो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा फ्लक्स पास करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर टू, एरिया ऑफ सरफेस। नंबर थ्री, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। ओरिएंटेशन बताती है कि वह फील्ड के और एरिया के बीच में एंगल कितना है, ठीक है।
तो ये तो अपने पास बात हो गई अगर आपके पास जो सरफेस है वो फ्लैट है। अब फ्लैट सरफेस के केस में अपने लिए आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि फ्लैट सरफेस के लिए अपने पास जो नॉर्मल होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती हैं। जैसे इसकी बात करें तो नॉर्मल डायरेक्शन इसकी एक ही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी आर इजीली सोल्व देयर बिकॉज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही होती है। लेकिन अगर अपने पास बात करें कि भाई कर्व्ड सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फॉर 3 डायमेंशनल सरफेसेज। और एक से कर्व्ड सरफेस के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, देखना यहां से। अब मान लेते हैं ये अपने पास कोई सरफेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये अपने पास आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, अब भाई जैसे हमने वहाँ पे क्या किया, जब इसके बारे में हमने एरिया वेक्टर की बात की तो इसका एरिया वेक्टर हमने अलग अलग पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया। तो यहाँ पे जब फ्लक्स निकालेंगे तो भी ऐसे ही करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट लेंगे और वहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे। ये हो जाएगा अपने पास इस ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन और ये हो गया थीटा। ठीक है, तो छोटे एलिमेंट के लिए निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे फॉर द होल सरफेस एंड वी हैव द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द सरफेस। तो क्या करें यहां से प्लीज देखना, फॉर कर्व्ड सरफेसेस क्या हो जाएगा, टेक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, ds हमने लिया, एंगल बिटवीन E and ds is theta, then flux through स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा, क्या करें उसको बोल देते हैं हम डी फाई ई। वो क्या हो जाएगा, डी फाई ई क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, यहाँ पे आ जाएगा ई डॉट डी एस, छोटे से एलिमेंट का एरिया। ठीक है, अगर हम बोले कि भी टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, फाई ई इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और यू कैन से ओवर कंप्लीट सरफेस एरिया यू कैन से एस। ठीक है, पूरे सरफेस की बात करेंगे, एस जो है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये अपने पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। नाउ प्लीज, तो अपने पास जो फाई ई हो जाएगा वो हो जाएगा ई डॉट डी एस ओवर द कंप्लीट एस। दिस इज देयर। ओके, अब यहां से अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया फाई ई फॉर द कंप्लीट सरफेस। कहने का मतलब क्या है, फॉर द कर्व्ड सरफेसेज वी हैव टू सोल्व यूजिंग द स्मॉल एलिमेंट्स।
एक एलिमेंट के लिए निकाला, फिर दूसरे के लिए निकाला, फिर तीसरे के लिए निकाला, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द कंप्लीट फ्लक्स वी हैव टू ऐड देम, और यू कैन से वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर द होल सरफेस। यहाँ से तो हम यहाँ से पूरे सरफेस के लिए क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अपने पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। प्लीज अब यहाँ से क्या करना है देखना प्लीज। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट क्या आ जाएगी भाई, तो समझ लेते हैं इसको क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। देखना है यहाँ से प्लीज। अगर सिंपल बात करें फाई होता है ई इंटू में ए, सही बात है, फाई हो गया ई इंटू में ए। ई की यूनिट क्या होती है हमने अब तक पढ़ा, इट इज न्यूटन पर कूलम, और ए का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, फाई की यूनिट आ जाएगी यहाँ से, यूनिट बन के आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर डायमेंशन की बात करें कि भाई डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन निकाल लेते हैं। जो भी यूनिट के अंदर अपने पास है यहाँ पे उनके डायमेंशन पुट कर दीजिए। तो न्यूटन के डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर मतलब L2, कूलम होता है 80, तो 80 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से डायमेंशन क्या आ जाएंगे इसके, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएंगे अपने पास m1 L1 यहाँ से 2 यहाँ से L3 और a यहाँ से हो जाएगा L3 T-3 एंड a ऊपर जाएगा माइनस का 1। तो ये आ गए हमारे पास डायमेंशन प्लीज। ठीक है, नाउ प्लीज अब यहां से हम बात कर लेते हैं, अगला नोट करते हैं यहाँ पे, फ्लक्स कैन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फ्लक्स का नेगेटिव और पॉजिटिव, फ्लक्स आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे देखना प्लीज, ये अपने पास सरफेस था, दिस इज द सरफेस दैट वी हैव। यहाँ से फील्ड ऐसे गया, ओके, फील्ड ऐसे जा रहा है। अगर इस हाफ के लिए देखेंगे, देखना यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लेता हूँ, यहाँ पे एरिया वेक्टर आएगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे फील्ड है कुछ ऐसे, ये थीटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एरिया वेक्टर, ये कुछ ऐसे आएगा, ये भी थीटा है, से θ1 θ2 से n1 n2। कहने का मतलब क्या है, इस हाफ में अपने पास जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। बट इफ़ यू कम इन दिस साइड, यहाँ पे देखना, यहाँ पे अपने पास जो एरिया वेक्टर रहता है हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहता है, और यहाँ से अपने पास ये हो गया θ3। अगर मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे से n4 और ये क्या हो जाएगा θ4। कहने का मतलब क्या है भाई, इसको समझे। यहाँ पे अपने पास जो थीटा आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 90, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे प्लीज, वी नो जो फाई होता है उसको हम सिंपल लिख लेते हैं ई इंटू में ए इंटू में कोस ऑफ थीटा। हम यहाँ पे छोटे एरिया एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं जनरलाइजेस। ये हो जाएगा ई इंटू में ए इंटू में थीटा। यहाँ पे अगर बोले कि फाई इज ए पॉजिटिव, फाई पॉजिटिव होगा
फाई पॉजिटिव होगा इफ, कब होगा, थीटा क्या रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड क्या रहे, लेस देन 90। अगर 0 से 90 के बीच में रहेगा तो फाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बिकॉज कोस बिटवीन दिस वैल्यूज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर नंबर 2 पे बात करें, फाई इज नेगेटिव, फाई नेगेटिव होगा, कब होगा, कब होगा भाई, इफ, कब होगा, थीटा क्या हो जाए, अपने पास जो थीटा है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 90 डिग्री। थीटा जो है वो 90 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा तो अपने पास जो फाई आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बोले कि भाई 0 भी हो सकता है क्या, यस इट विल बी 0। कब हो जाएगा, नंबर 3 पे बात करते हैं, फाई इज 0 और वो कब होगा, व्हेन कोस 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये 0 भी हो सकता है जब क्या हो जाएगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 90 यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले आगे एक और बात आ जाती है, यहाँ से प्लीज ध्यान से देखना एक बार और, यहाँ से जो निकल के गई लाइन, यहाँ से जो अपने पास आ गई, अपने पास पॉजिटिव आ गया इधर वाला फ्लक्स, और इधर वाला जो फ्लक्स था वो क्या था, नेगेटिव था। समझे इस चीज को, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से अपने पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास करके जा रही है, पार कर रही है, यहाँ से इसे लीव कर रही है, सरफेस से बाहर निकल के जा रही है। बट अगर इधर वाले सरफेस की बात करेंगे, इस साइड वाले की, यहाँ पे लाइन एंटर कर रही है अंदर, यहाँ से लाइन बाहर निकली है, यहाँ पे लाइन क्या कर रही है, एंटर कर रही है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, अगर इसी में हम समझें क्या हो जाएगा, फ्लक्स एंटरिंग द सरफेस, जो फ्लक्स एंटरिंग करता है इज टेकन एज, उसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। चलिए भाई, जो एंट्री किया वो क्या बोला गया, नेगेटिव। एंड फ्लक्स लीविंग, जो लीव करता है द सरफेस इज टेकन एज पॉजिटिव, जो लीव करता है उसको हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव कह देते हैं। ओके, तो यहां से कंटिन्यू करते हैं, अपने पास आगे प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम बात करते हैं एक सिंपल से न्यूमेरिकल के बारे में। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको पता रहने चाहिए। फ्लक्स एंट्री करेगा तो नेगेटिव कहा जाएगा, फ्लक्स लीव करेगा तो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि भाई फाई मैक्सिमम कब होगा, फाई मैक्सिमम कब होगा। भाई मैक्सिमम होने के लिए कोस थीटा को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, कोस मैक्सिमम होता है जब 0 होता है, तो क्या रहेगा, फ्लक्स इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, और इसी को कहा जाता है, दूसरी बात कहा जाता है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 180 पे कोस 180 होता है माइनस का। अब यहाँ पे देखना, जो डिग्री 0 डिग्री वाला फ्लक्स है, वो फ्लक्स वो है जो आपके पास क्या कर रहा था, सरफेस पे लीव कर रहा था सरफेस से, और 180 पे जो आएगा वो आएगा जो सरफेस के अंदर जा रहा है, एंटरिंग कर रहा है। तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास E इंटू में A, और ये हो जाएगा माइनस का E इंटू में। फ्लक्स पॉजिटिव है, मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सरफेस से लीव कर रहा है। ये फ्लक्स क्या है, नेगेटिव, मतलब फ्लक्स के क्या कर रहा है, सरफेस की एंट्री कर रहा है। तो थीटा जब 0 है तो लीव कर रहा है, और
180 है, तो एंट्री कर रहा है। दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। और फाई मिनिमम कब होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा व्हेन थीटा 0। और क्या हो जाएगी फाई की वैल्यू अपने पास, फाई ई हो जाएगा अपने पास 0 यहाँ से। ठीक है, चलिए भाई अब हम करते हैं इसका प्रॉब्लम वाला पार्ट जो आता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या कह रखा है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए rectangular plate placed in XY plane। कहाँ पे रखी गई है, XY प्लेन के अंदर रखी गई है। एक प्लेट है, उसके थ्रू अपने को फील्ड निकालना है। प्लेस्ड इन XY प्लेन, कहाँ पे रखी गई है, प्लेस इन XY प्लेन। डायमेंशन क्या है इसके, डायमेंशन दे रखे हैं इसके 4 मीटर एंड 3 मीटर, ये इसके डायमेंशन दे रखे हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, और वो E है अपने को दे रखा है 2I प्लस 3J प्लस 3K न्यूटन पर कूलम, ये अपने को दे रखा है भाई। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अपने पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसे कुछ अपने को कोई प्लेट दे रखी है, ये 4 मीटर दे रखा है, ये 3 मीटर दे रखा है। दिस इज वाई, दिस इज एक्स, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, मतलब यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। तो यहाँ से अगर हम बात करें एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया हो जाएगा इसके पास 4 इंटू में 3 इज 12 मीटर स्क्वायर। अगर एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर जब भी बात करेंगे तो डायरेक्शन को साथ में लेके आएंगे मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड 12 है, डायरेक्शन किधर है, और डायरेक्शन के लिए आपको पता होता है डायरेक्शन हमेशा रहती है आउटवर्ड नॉर्मल। तो बताइए प्लीज क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर को है, एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी होती है। मान लेते हैं ये अपने पास एक्स है, ये वाई है, तो इसकी जो नॉर्मल हो जाएगी ये वाली, ये क्या है जेड, और जेड में डायरेक्शन क्या रहती है अपने पास, यूनिट वेक्टर जो होता है वो हो जाता है के मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया इसका एरिया वेक्टर। अपने को पता है वी नो, हमें क्या पता है जो फाई ई होता है वो क्या रहता है, इसलिए फ्लैट सरफेस क्या हो जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा। अब यहाँ से अगर हम बात करें, अपने पास जो नॉर्मल वेक्टर है वो ऐसे आ रहा है, इधर को जा रहा है। थीटा कितना है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, चलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं। अगर सिंपल सी बात करें यहाँ थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अगर डॉट से निकालेंगे तो भी आ जाएगा ई डॉट ए करके। तो यहाँ से अपने पास फाई ई हो जाएगा, ई हो गया अपने पास। चलिए इसको डॉट से करते हैं एक बार प्लीज, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। वहाँ से ई होता है, सॉरी फाई होता है ई डॉट ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ई कौन सा है देखना है, ऐसे 2i प्लस 3j प्लस 3k, और इनटू में डॉट इसका क्या कर देना है 12k। चलिए भाई आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट के भी 0 होता है, एंड के डॉट के होता है 1। तो ये 0 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, 3 इंटू में 12 36। तो अपने पास फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ से आ जाएगी 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द दिस गिवन प्लेट जो आपके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है, so this is an simple problem about the electric flux. You can have the many different problems. आपके बुक में आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अलग अलग से प्रॉब्लम दे रखे होंगे, आपको वहाँ से अलग अलग प्रॉब्लम को पिक करना है, सोल्व करना है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से हो जाए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गॉस थ्योरम, वहाँ पे हम गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे और सम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।